रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 वेंकट रमन वैज्ञानिक चेतना के वाहक का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने चंद्रशेखर जो वेंकट रमन हैं उनके बारे में पढ़ा कि किस तरह से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना वैज्ञानिक जीवन प्रारंभ किया। वह एक समुद्र में जहाज से जा रहे थे, तभी उन्होंने समुद्र को गहराई से देखा और यह सोचा कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। उन्होंने इस रहस्य के बारे में पता लगाया और वह विश्वविख्यात क्या बन गए, एक वैज्ञानिक बन गए। वह जब एक ऑफिसर बन गए, उन्होंने एक अकाउंटेंट की नौकरी की, तो उसके बाद वह वहाँ से लौटते समय अपने घर के पास ही एक बहू बाजार जाते थे और वहाँ पर वह एक छोटी मोटी जो एक प्रयोगशाला थी, वहाँ पर वह अपने शोध कार्य किया करते थे, क्योंकि उनकी रुचि शोध कार्यों में अधिक थी। अब हम पढ़ेंगे उससे आगे। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिसमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। वाद्य यंत्र आप जानते हो, म्यूजिक जो टूल्स होते हैं उनको वाद्य यंत्र कहते हैं। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य यंत्र आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का ये सोचना था, ये भ्रांति उनके अंदर थी पश्चिमी देशों में कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशों की तुलना में बेकार हैं, जबकि उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशियों के तुलना में बहुत अच्छे हैं। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था, अर्थात अब वो प्रोफेसर बन चुके थे। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। रामन के लिए कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और उनकी अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। आप जानते हो बच्चों कि जहां वह अनेक सुविधाएं लेते हुए अच्छी सैलरी मिल रही है, उसे छोड़कर कोई छोटे पद पर, प्रोफेसर के पद पर या छोटे पद पर जाएगा जहां उसे अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बड़े पद को छोड़कर जब छोटे पद पर जाएगा तो उसे काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो एक अच्छे पद पर थे, वहाँ उन्हें अच्छी सैलरी के साथ साथ अच्छी सुविधाएं भी मिल रही थी। अब वह उनसे एक छोटे प्रोफेसर के पद पर आने के लिए कह रहे थे। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्री यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, तो इन्होंने
आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई, अर्थात जिसकी जानकारी। रामन ने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। एक प्रकाश की किरण किस पे? तरल रवेदार ठोस पे जब पड़ती है तो उसके वर्ण अर्थात रंग में परिवर्तन आ जाता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो एक टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रकाश के वर्ण अर्थात रंग में बदलाव लाती है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी है बेटा, बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस द्रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों को प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश की तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटोन नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित है कि प्रकाश की किरण तीव्र गामी सूक्ष्म कणों के प्रभाव के रूप में व्यवहार करती है। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीकी एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो पाया। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। आप इसको 1 या 2 बार पढ़िए तो ये आपके समझ में आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।